नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये पूरी न्यूज क्या है, इसको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में हम एक इन डेप्थ एनालिसिस की मदद से जानेंगे। क्यों इसको 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जा रहा है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कूल से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं स्कूल सिस्टम से रिलेटेड, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अपनी अलग आने वाली वीडियोस में हम हायर एजुकेशन और टीचर एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे तरीके से कि स्कूल एजुकेशन में क्या नए बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार नई पॉलिसी डिस्कस करें उससे पहले हम पुराने पॉलिसी के हिसाब से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम अभी तक रहा है उसमें जो भी कमियां और अच्छाइयां रही हैं वो एक बार देख लेते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो हर साल निकाली जाती है। इसके हिसाब से देखा जाए, इसके डेटा के हिसाब से, तो 2018 का जो डेटा है वो बताता है कि 2018 में सिर्फ 50% बच्चे ऐसे थे जो कक्षा 5 में होते हुए कक्षा दो की किताब को पढ़ और समझ पाते थे। तो ये एक बहुत ही मेजर कमी है। सिर्फ 50% बच्चे ही 5वीं क्लास में होने पर कक्षा 2 की चीजें समझ और पढ़ पा रहे हैं। उसी तरह से अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 2018 में इस रिपोर्ट के हिसाब से 25% बच्चे ही ऐसे थे, 25 या साढ़े 25% बच्चे ऐसे थे जो कि एक सिंपल सा भाग या फिर डिवीजन का सवाल सॉल्व कर पाते थे। तो हम देख सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ी प्रॉब्लम ये रही है फिलहाल कि बच्चों को एक लिटरेसी और न्यूमरेसी की अगर बात की जाए तो वहां पर वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हमारी कमी रही है और वहां पर वो लैग करते हैं। दूसरा, ये आप आर्टिकल में देख सकते हैं कि एसर रिपोर्ट 2018 के अनुसार ही 97% बच्चे इंडिया के अब जो 3 से 8 साल की एज ब्रैकेट में आते हैं वो किसी ना किसी तरह के स्कूल सिस्टम में एनरोल्ड हैं। लेकिन अब सिर्फ 2% बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल सिस्टम है 3 से 8 की उम्र में। ये तो एक अचीवमेंट है, लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ है कि अभी भी हमारा एनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ गया है लेकिन बेसिक स्किल्स अभी भी आउट ऑफ रीच है। जैसा कि हम इसमें देख चुके हैं, इस डेटा के हिसाब से लिटरेसी और न्यूमरेसी का बहुत पुअर लेवल पे होना एक अभी भी समस्या बनी हुई है, भले ही हमारा एनरोलमेंट जो है स्कूल एजुकेशन में बच्चों का पहले से बढ़ गया हो। तो अब जैसा हम देख चुके हैं 2018 के डेटा के हिसाब से एसर के कि कुछ कमी और कुछ अच्छाई जरूर रही है, जैसे हमारा एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया है, लेकिन क्वालिटी एक समस्या बनी हुई है। उसको टारगेट करने के लिए समय के हिसाब से अब पॉलिसी को चेंज करना जरूरी था। इसलिए अब सरकार ने जो सबसे बड़ा रिफॉर्म किया है वो 10+2 सिस्टम से हटकर अब 5+3+3+4 सिस्टम पर जाने की सरकार ने इस पॉलिसी में पहल की है। तो 10+2 सिस्टम में क्या होता था दोस्तों, 10+2 सिस्टम में हम पहली से 10वीं तक को एक साथ टारगेट करते थे। उसके बाद फिर 2 साल अलग से, उसके अंदर हमें पता है अच्छे से, हम साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज अलग अलग स्ट्रीम्स में इसको पढ़ा करते थे और उसके बाद फिर कॉलेज शुरू होता था। इस सिस्टम में हम जो हमारी स्कूलिंग जो काउंट करते थे ईयर्स, वो होते थे 12 ईयर्स। और वो कहाँ से होते थे, वो यहाँ से 1 से लेके कक्षा 12वीं तक, जिसके अंदर अंदर हम प्राइमरी प्लस प्री प्राइमरी को काउंट नहीं करते थे। प्राइवेट स्कूल्स में ये अवेलेबल थी, आंगनबाड़ी के माध्यम से इसमें शिक्षा दी जाती थी, लेकिन कहीं पे भी स्कूल लेवल पर प्राइमरी और प्री प्राइमरी को इंटीग्रेटेड नहीं किया गया था। एक कॉमन करिकुलम बना के उसको टारगेट किया जाता था, ऐसा नहीं था पुराने सिस्टम के हिसाब से। अब ये जो पॉलिसी टारगेट कर रही है उसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें ये है कि ये क्या करेगी, प्राइमरी और प्री प्राइमरी और कक्षा पहली और 2 इनको एक साथ टारगेट करेगी, जिसको बोला जाएगा फाउंडेशनल स्टेज। इसी तरह से फिर 3 से 5 क्लासेस में बोला जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज। उसके बाद फिर मिडिल स्टेज जिसके अंदर 6 to 8, फिर उसके बाद 9 से 12 वालों को सेकेंडरी स्टेज में एक साथ टारगेट किया जाएगा। तो एक एक करके थोड़ा सा हर स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो फाउंडेशनल स्टेज क्या है? फाउंडेशनल स्टेज 5 साल की जो स्टेज होगी उसको कहा जाएगा, जिसके अंदर 3 साल की प्री प्राइमरी या फिर प्री स्कूलिंग की जाएगी। उसके बाद पहली और दूसरी क्लास भी इसमें काउंट की जाएगी, यानी 3+2 हो गए 5। तो फाउंडेशनल स्टेज में ये होगा। इसके अंदर बच्चों को किताबों से ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, बहुत कम किताबों से पढ़ाया जाएगा और ज्यादातर
एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर बच्चों को सेल्फ आइडेंटिटी सिखाई जाएगी, एथिक्स पढ़ाई जाएगी, एथिक्स एटिकेट्स और बिहेवियर बताया जाएगा, नेचर के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए वो बताया जाएगा, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक बच्चों को सिखाया जाएगा, क्यूरियोसिटी डेवलप की जाएगी। इसे हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी कि पहली और दूसरी प्लस प्री प्राइमरी, इसको हम बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो कि पहले आंगनवाड़ी के माध्यम से दी जाती थी, अब उसको भी स्कूल सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। शुरुआत में आंगनवाड़ी के माध्यम से एक ये शिक्षा दी जाएगी, उसके बाद स्कूल के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, जिसके अंदर बाल वाटिकास बनाई जाएंगी। बाल वाटिका के अंदर प्री प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अंदर किताबों पे बिल्कुल जोर नहीं दिया जाएगा, यानी कि इस स्टेज में बच्चे को हम सिखाएंगे कि पढ़ना कैसे है। इस स्टेज में फाउंडेशनल इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि यहाँ पे बच्चा पढ़ना सीखता है कि नंबर्स क्या होते हैं, लिटरेचर क्या होता है, वो लैंग्वेज सीखता है। तो ये अगर किसी बच्चे का वीक रह जाता है तो आगे वो हमेशा वीक रहता है, क्योंकि इसके बाद की जो स्टेज होती है प्रिपरेटरी स्टेज, वो दोस्तों ऐसी स्टेज होती है कि पहले तो यहाँ पे बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा पढ़ना सीखता है, और फिर प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा पढ़कर सीखता है। यानी कि आपने यहाँ पढ़ना सीखा, फिर उसके बाद आप उस पढ़ने को यूटिलाइज करेंगे और फिर आगे की चीजें सीखेंगे। तो इस स्टेज में हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इस स्टेज में कक्षा 3 में जब बच्चा आए तो वो पढ़ना जानता हो और उसको बेसिक न्यूमरल्स आते हो नंबर्स की, और उसको पढ़ने की समझ अच्छी खासी समय डेवलप हो जाए ठीक ठाक, ताकि वो 6ठी और 8वीं क्लास में अच्छे से परफॉर्म कर पाए और चीजों को अच्छे से समझ पाए। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी ये प्रपोज किया है इस पॉलिसी में। इसके तहत कक्षा 3 तक जो भी बच्चे आएंगे, ये इंश्योर किया जाएगा कि उनको न्यूमरेसी और उनको पढ़ना आता है, बेसिक रीडिंग उनको आती है और समझ आती है। इसी के साथ जैसा हमने देखा आंगनवाड़ी का पहले कोई एक फिक्स करिकुलम नहीं होता था, अब उसका करिकुलम जो है वो भी एनसीईआरटी डिसाइड करेगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फ्रेमवर्क के अंडर। पहले आंगनवाड़ी का जो करिकुलम था वो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक ब्रॉड गाइडलाइंस निकालती थी, उसके अंडर वहां पर जो क्या कहते हैं वर्कर्स हैं उनको और बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और बच्चों का एक कॉमन करिकुलम कोई पूरे नेशन वाइड ऐसा नहीं था। लेकिन अब एनसीईआरटी, क्योंकि बाकी हमारी जो अलग अलग स्टेजेस हैं 6, 7, 8, 9, उनका भी एनसीईआरटी ही करिकुलम डिसाइड करती है, तो अब उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है प्री प्राइमरी के साथ। तो ये एक काफी अच्छी है कि यहाँ पर अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लर्निंग सिस्टम एक बनेगा, जिसकी हमेशा हम डिमांड करते हैं और हम चाहते हैं ऐसा सिस्टम बने कि बच्चा एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न में लर्न करता जाए, ना कि जिसे कहते हैं कि अलग अलग तरीकों से बच्चा हर एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि वो उसका कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो फाउंडेशनल स्टेज हम समझ चुके हैं, अब बात करते हैं प्रिपरेटरी भी हम समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं मिडिल स्टेज की। मिडिल स्टेज 6 to 8 क्लास तक होगी। इसके अंदर बैगलेस डेज जो है एक अच्छा कॉन्सेप्ट है काफी, जिसके अंदर 10 दिन ऐसे होंगे कि उस दिन बच्चा स्कूल खाली हाथ आएगा, बैग के बिना आएगा, और वो कुछ इनफॉर्मल ट्रेनिंग करेगा। जैसे वो कुछ स्किल सीखेगा, जैसे वो प्लम्बिंग सीख सकता है, इलेक्ट्रिकल स्किल से रिलेटेड कुछ सीख सकता है, वो गार्डनिंग सीख सकता है, कोडिंग सीख सकता है। ऐसी वो चीजें वहां पर व्यवस्था की जाएंगी बच्चे को। ऐसी 10 दिन बच्चों को ऐसे इनफॉर्मल इंटर्नशिप बच्चा करेगा पूरे साल। यहाँ पर हम इसको कह भी सकते हैं बच्चे को यहाँ पर श्रम के करीब लेके जाएगा, यानी बच्चे से लेबर के करीब बच्चे को लेके जाया जाएगा, जहां पर वो इसकी महत्वता इंपॉर्टेंस समझ सकता है मेहनत करने की। उसके बाद 6th क्लास से ही कोडिंग इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, ताकि हम बच्चों को आने वाले समय के लिए हम प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि आने वाले समय में एक डेटा का बहुत महत्व होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सरकार चाहती है कि बच्चे अर्ली स्टेज से ही इस चीज़ से एक्सपोज हों और इसके साथ आगे बढ़े, क्योंकि 21st सेंचुरी की अब ये बेसिक डिमांड बन चुकी है कंप्यूटर की नॉलेज और डिजिटल नॉलेज होना। अब बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की। सेकेंडरी एजुकेशन में जो कि 9th से 12th क्लास तक होगी, इसके अंदर पहले हम देखा है, पहले जो हमारा सिस्टम होता था वो 10+2 पे होता था, तो 2 में आकर इस 11th और 12th में आकर स्ट्रीम्स डिवाइड हो जाती थी। यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो आप यहाँ पर आप सब्जेक्ट अपनी मनमर्जी के सब्जेक्ट ज्यादा चूज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
इसमें जो कि बोर्ड के एग्जाम तो होंगे, बोर्ड के एग्जाम 10th में भी होंगे और 12th में भी होंगे, उसी तरह से होंगे। लेकिन यहाँ पर अब आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे को काफी चॉइसेस दी जाएंगी कि वो कई तरह के सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको एक प्री डिफाइंड उसको सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे कि इन्हीं के कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। जैसे मुझे अच्छे से याद है 11th 12th में मैं पीसीएम के साथ, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के साथ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता था, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी ही हमारे पास एक ऑप्शन था। तो अब आने वाले बच्चों को इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो उनको जो पढ़ना है, अगर वो साइंस के सब्जेक्ट के साथ कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ का पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये हमारे हमारे टोटल इंटेलेक्ट के लिए, ओवरऑल इंटेलेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप इसमें अपनी पर्सनैलिटी को जैसा चाहें अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी ये 4 स्टेजेस, जिसके अंदर अब जो करिकुलम है उसको पूरा डिवाइड किया जाएगा और इसको बांटा जाएगा। 5+3+3+4 अब हमें समझ आ गया होगा। जैसे 5 ये पे, 5+3+3+4। एक इंपॉर्टेंट चीज एक और जो इसमें है वो ये कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसके अंडर पहले 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान था, जो कि अब बदलकर 3 से 18 साल की उम्र तक को कर दिया गया। यानी अब 3 से 18 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और वो भी क्वालिटी एजुकेशन जरूरी हो गई है। तो इसके लिए पॉलिसी में ये इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रोविजन डाला गया है। इसके लिए सरकार आने वाले समय में आरटीआई राइट टू एजुकेशन एक्ट को चेंज कर सकती है और फिर ये प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। फिलहाल तो ये पॉलिसी में प्रोविजन है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इस पॉलिसी में है वो ये कि सरकार ने अभी जैसे क्वालिटी एजुकेशन की हमने बात करी, वो एक करिकुलम को कॉन्टिन्यूस बनाना चाहती है, कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस, कॉन्टिन्यूस इंटरेस्ट डेवलपमेंट और कॉन्टिन्यूस असेसमेंट 5+3+3+4 के माध्यम से। लेकिन अब इसके अंदर जो ओपन स्कूलिंग है, पहले जैसे कि हम जानते हैं कि कक्षा 12वीं और 10वीं के लिए ही वो वहां पर बच्चा ओपन स्कूलिंग में अप्लाई कर सकता था, वहां से वो कंप्लीट कर सकता था 10वीं 12वीं क्लास। लेकिन अब ये जो ओपन स्कूलिंग है ये 3, 5 और 8, तीसरी, 5वीं और 8वीं क्लास के लिए भी खोल दी गई है इस पॉलिसी के हिसाब से। यानी कि अब ओपन स्कूलिंग जो है, अगर कोई इंसान चाहता है कि वो तीसरी, 5वीं और 8वीं क्लास भी ओपन स्कूलिंग से करे, तो वो बिल्कुल कर सकता है, जैसे हम बिल्कुल 11th और 12th पढ़ते थे। इसी के साथ वोकेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं ओपन स्कूलिंग में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कई बार स्कूल बच्चों के घर के पास नहीं होता है, किसी का 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर दूर होता है। और कभी कभी अगर स्कूल गांव में या फिर कस्बे में होता भी है, तो वहां पर ऐसा होता है कि एक स्कूल है और एक ही टीचर है, या फिर कभी कभी तो स्कूल है, वहां पर स्कूल की बिल्डिंग है लेकिन वहां पे स्कूल टीचर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर बड़ी समस्या होती है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है। तो यानी कि अब पूरी शिक्षा वो ऑनलाइन भी की जा सकती है, ओपन स्कूलिंग के माध्यम से, डिस्टेंस से पूरी शिक्षा भी की जा सकती है, स्कूलिंग भी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो अब देखते हैं वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है कि टेक्स्ट बुक्स कैसी होंगी, क्या हर स्टेट की टेक्स्ट बुक सेम होगी, क्या अलग अलग होंगी। इसके लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। कई दोस्तों, मैंने कई जगह देखा है कि लोग कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक्स जो है वो अब हर स्टेट की सेम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एनसीईआरटी एक करिकुलम डिसाइड करती है, वो कॉमन करिकुलम होता है, वो एक फ्रेमवर्क होता है। उस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी में कहा गया है कि हर स्टेट अपना अपना करिकुलम बनाएंगे, एनसीईआरटी करिकुलम की टेक्स्ट बुक्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनमें तालमेल ज्यादा से ज्यादा हो सके। और उसके अंदर जो वो अपना स्टेट का करिकुलम बनाएंगे, उसमें स्टेट की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टेट का मटेरियल है, वो भी उसमें एडेड होगा। तो अगर आप कोई बोले कि आप हर स्टेट की बुक्स सेम हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अंदर जो कमियां हैं, जो उनके अंदर तालमेल की कमी है, वो कोशिश की जाएगी कि कम से कम हो, क्योंकि एनसीईआरटी एक फ्रेमवर्क बना के देगी, उसके तहत ही अपना करिकुलम बाकी स्टेट्स डिसाइड करेंगे। टेक्स्ट बुक्स और किताबों का हमने देखा। अब बात आती है कि एग्जामिनेशंस की, कि एग्जाम्स कैसे होंगे। तो उसमें सबसे पहले अगर देखें हम 9वीं से 12वीं क्लास के जो एग्जाम्स होंगे, वहां पर एग्जाम्स होंगे, और वो कैसे होंगे ये अभी डिसाइड करना बचा है दोस्तों। यहाँ पर मॉडल्स, वायबल मॉडल्स तलाशे जाएंगे, जिसके अंदर सेमेस्टर या एनुअल कैसे कराना है एग्जाम वो देखा जाएगा। हाँ, लेकिन इतना तय है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों वे में होगा, लेकिन वो एनुअल होगा, सेमेस्टर होगा, मॉड्यूलर होगा, वो अभी देखना बाकी है। तो ऐसा नहीं है कि आज से आपको कोई बोले कि एग्जाम जो है वो मैंने देखा है कई जगह कहा जा रहा है कि एग्जाम अब सेमेस्टर वाइज होगा 9th क्लास के बाद। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं पॉलिसी में क्लियर कट, पॉलिसी जो बुक है इसमें क्लियर कट लिखा गया है डॉक्यूमेंट में, कि एग्जाम्स का मॉडल अभी डिसाइड नहीं हुआ है।
वो डिसाइड किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं ये एक पॉलिसी है, इसने अभी सब कुछ फिक्स नहीं किया है, ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, इसके अकॉर्डिंग आगे चलकर एजुकेशन की चीज़ें चेंज की जाएगी। तो अभी के लिए 9 से 12th का जो सिस्टम है वो वही रहेगा पॉलिसी के हिसाब से, उसमें चेंजेस किए जाएंगे और एनुअल होंगे, सेमेस्टर होंगे, वो देखा जाएगा एग्जाम कैसे होगा 9वीं से 12वीं तक का। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो सजेस्ट की गई है वो ये है कि 12वीं क्लास और 10वीं क्लास में जो बोर्ड के एग्जाम होंगे तो उनके लिए एक कॉमन असेसमेंट सेंटर बनेगा नेशनल लेवल पे, जिसका नाम होगा परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। इतनी लंबी फुल फॉर्म है लेकिन इसका काम बहुत ही आसान होगा। उसका काम ये होगा कि अभी आपने देखा होगा कि 11th 12th के बाद जब बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पर कोई बच्चा आईसीएसई बोर्ड का होता है, कोई सीबीएसई बोर्ड का होता है और कोई कोई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के होते हैं। तो वहां पर उनके मार्क्स के बीच में पैरिटी नहीं होती है, तो मार्क्स को नॉर्मलाइज करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये भी देखा गया है कि आईसीएसई बोर्ड को जो है सुपीरियर समझा जाता है सीबीएसई बोर्ड से, और सीबीएसई बोर्ड्स को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है स्टेट बोर्ड से, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस पूरी डिस्पैरिटी को कम करने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में जो सिनर्जी है वो अच्छी हो, उनमें तालमेल अच्छा हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर परख एक सेंट्रल लेवल पे बॉडी बनाई जाएगी जो कि इस गैप को कम करेगी और इन डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में एक तालमेल बिठाने की कोशिश करेगी। कैसे? उसके लिए भी कॉमन गाइडलाइंस, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स डिसाइड करेगी अलग अलग स्कूल बोर्ड्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशंस जो कक्षा एक से 8वीं क्लास तक के होंगे। पहली से 8वीं क्लास तक की कक्षा जो एग्जाम्स है वो कैसे होंगे, इसमें भी कई सारी कंफ्यूजन्स हैं। मैंने लोगों को इंटरनेट पे देखा है, वो बात कर रहे हैं कि अब एग्जाम्स जो हैं वो सिर्फ तीसरी, 5वीं और 8वीं क्लास में ही होंगे और तो एग्जाम्स अब नहीं होंगे। ये बात सच है दोस्तों कि इस पॉलिसी में ये माना गया है कि हमें आगे जो जरूरत है वो बच्चों पे बुक्स का बर्डन कम से कम करना है और सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी चीजों को ही ध्यान में रखना है। यानी कि इस पॉलिसी में ये भी बात कही गई है कि कोर कॉन्सेप्ट्स पे ही जो है ध्यान दिया जाएगा। एग्जाम जो होगा वो कोर कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट्स ही चेक किए जाएंगे और इम्पोर्टेंट नॉलेज ही चेक की जाएगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो एक्टिविटी के माध्यम से सीखा जा सकता है, डिस्कशन के माध्यम से सीखा जा सकता है, तो वो उस तरीके से कराया जाएगा। लेकिन अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज यानी कि कोर कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो चेक की जाएंगी वो किसी ना किसी टेस्ट के द्वारा की ही जाएंगी, इसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वरना आप बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे। तो लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर देखा जाएगा, लर्निंग आउटकम्स पे फोकस किया जाएगा कि बच्चा कितना पढ़ने के बाद कितना आउटपुट दे रहा है और पूरे ओवरऑल सिस्टम का लर्निंग आउटपुट कितना है, ना कि यहाँ पर इनपुट बेस्ड। यानी अगर आप किसी बच्चे को 10 किताबें दे दे लेकिन उसका आउटपुट सिर्फ 2 ही किताबों के जितना है, तो वहां पर जरूरी है कि हम ध्यान दें आउटपुट पर ना कि इनपुट पर। पहले हमारी एजुकेशन थी वो इनपुट बेस्ड थी, अब लर्निंग आउटकम्स पे ध्यान दिया जाएगा जिसके अंदर टेस्टिंग होगी, कोर कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग होगी, हर चीज की टेस्टिंग नहीं होगी। जो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन एक बहुत सामने आ रही है लोगों में वो कि उनका मानना है कि तीसरी, 5वीं और 8वीं क्लास में ही एग्जाम्स होगा, उसके बाद नहीं होगा। हमने देखा यहाँ पर कुछ ना कुछ टेस्ट जरूर होगा, चाहे वो तीसरी, 5वीं, 6ठी में हो या फिर 4th क्लास में हो, कुछ ना कुछ टेस्ट जरूर होगा। तो ये कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पर आप एक शब्द पे ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है सेंसस असेसमेंट। सेंसस असेसमेंट से यहाँ पर क्या मतलब है? सेंसस असेसमेंट जो है दोस्तों एक अमेरिकी शिक्षा का मॉडल है, ये यूनाइटेड किंगडम में भी फॉलो किया जाता है। यहाँ पर सेंसस का मतलब ये है कि इन जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, जो यहाँ पे देखिए लिखा है की स्टेजेस यानी कि जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं तीसरी, 5वीं और 8वीं, यहाँ पर बच्चों से सेंसस करवाया जाएगा। आपस में ही बच्चे सेंसस करेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चन उनसे डिस्कस किए जाएंगे, वो ऑनलाइन कुछ फॉर्म फिल करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर देंगे, एक सर्वे कंडक्ट करेंगे आपस में ही, अपनी परफॉर्मेंस को वो रेटिंग देंगे, अपने दोस्तों की परफॉर्मेंस को वो रेटिंग देंगे, टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस को वो आंसर करेंगे जैसे कि क्या स्कूल का करिकुलम आपकी एक्टिविटी में आपके इंटेलेक्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है, क्या आपको स्कूल का करिकुलम बर्डनसम भारी तो नहीं लगता है बहुत ज्यादा, क्या आप स्कूल में आने के बाद अपनी बाकी एक्टिविटीज घर जाने के बाद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जिनसे काफी फायदे होंगे, जिनसे एक उद्देश्य इसका ये होता है कि बच्चों को डेटा और स्टेटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंट पता चले, ताकि आगे चलकर वो सेंसस की महत्वता को समझ पाए और उनके अंदर एनालिटिकल और क्रिटिकल
थिंकिंग डेवलप हो। अगर वो डेटा के साथ काम करना सीखेंगे, डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग में इजाफा होगा, और ये बच्चों को, टीचर को और पेरेंट्स को एजुकेशन सिस्टम में एक साथ और करीब लाती है। तो एक उद्देश्य तो इसका ये है। दूसरा, इसमें जब बच्चों से एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि स्कूल की पढ़ाई कैसी है, कैसी नहीं है, क्या पानी ठीक है, नहीं है, करिकुलम अच्छा है, नहीं है, तो वहां पर फीडबैक भी रेगुलर मिलता रहेगा। दोस्तों, ये मॉडल जो है ये बाहर के विदेशी व्यवस्था में फॉलो किया जाता है, और इंडिया में आईआईटीज में भी रेगुलर फीडबैक लिया जाता रहता है। तो उसी तरह से अब यहाँ पर भी एक कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन एंड असेसमेंट के तहत हम यहाँ पर इस सिस्टम को, पॉलिसी शायद इसको इंट्रोड्यूस करना चाहती है, और जहां तक मुझे लगता है इस सेंसस असेसमेंट का मतलब यही है, जो अभी तक कंफ्यूजन है कि पांचवी, छठी, पांचवी, तीसरी और आठवीं क्लास में ही एग्जाम्स होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये सेंसस असेसमेंट्स होंगे जो कि इन स्टेजेस पे होंगे, तीसरी, पांचवी और आठवीं में, क्योंकि सेंसस एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जिसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये हर साल नहीं कंडक्ट करवाई जा सकती। इससे बच्चे का एक ओवरऑल डेटा भी तैयार होगा। हर आप देखिए, तीसरी में कराया, पांचवी में कराया, फिर आठवीं में, तो बच्चे का भी डेटा यहाँ पर डेवलप, कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले समय में। हम जैसे देख सकते हैं कि पॉलिसी में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो बच्चे का जो असेसमेंट है वो किया जाएगा, और उस डेटा के माध्यम से, जो डेटा गैदर होगा उसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम ये बताएंगे कि बच्चे के लिए कौन सी करियर की चॉइस ज्यादा अच्छी है। तो बच्चे का इंटरेस्ट भी बताया जा सकता है। दूसरा, इसमें स्कूल की भी परफॉर्मेंस चेक होती रहेगी और लर्निंग आउटकम्स भी चेक होते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, तो एग्जामिनेशन के लिए ये था कि पहली से आठवीं तक के लिए एग्जाम्स, जो टेस्ट होंगे वो होंगे, कोर कॉन्सेप्ट्स के टेस्ट होंगे, प्लस सेंसस असेसमेंट होगा तीसरी, पांचवी और आठवीं क्लास में। आगे चलते हैं, तो टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन देखने के बाद अब हम जानेंगे कि रिपोर्ट कार्ड, मार्कशीट्स कैसी होंगी, ये होलिस्टिक होंगी कैसे। एक तो इसमें बच्चा खुद को सेल्फ असेस करेगा, खुद को खुद मार्क्स देगा, बताएगा कि उसकी क्या गलती और क्या है, उस हिसाब से वो खुद को मार्क्स देगा। पीयर असेसमेंट होगा, यानी उसके दोस्त और अलग सहपाठी, जो अन्य सहपाठी हैं, वो उसको नंबर और मार्क्स देंगे। टीचर्स इसमें असेस करेगा, जैसे हर बार होता है। और एक्टिविटीज के माध्यम से भी यहाँ पर बच्चे को मार्क्स दिए जाएंगे कि वो कितने क्विजेज में पार्टिसिपेट करता है, कैसे उसके प्रोजेक्ट्स में परफॉर्मेंस है, रोल प्ले में क्या है, ग्रुप वर्क में वो कैसे परफॉर्म करता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी। मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट होगी ये, जो कि बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सबको इसके अंदर इंक्लूड करेगा, उसका बिहेवियर भी इंक्लूड करेगा, और एक 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसके अंदर पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। ये कैसे होगा, ये देखने की बात है, तो ये पॉलिसी है, आगे इसमें बताया जाएगा अलग तरीकों से। लेकिन फिलहाल ये है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा मार्कशीट में। और दूसरा, हमने देखा कि परख नाम का जो एक हमारा सेंटर, असेसमेंट सेंटर बनेगा नेशनल लेवल पे, वो डिफरेंट डिफरेंट जो बोर्ड्स होंगे, अलग अलग तरह के बोर्ड्स होंगे, स्टेट के, सेंटर के, उनके अंदर एक तालमेल बिठाने का काम करेगा, ताकि मार्क्स के बीच में जो लेकर एक कंपैरिजन रहता है वो कम से कम किया जाए, जो डिस्पैरिटी रहती है, गैप को, उसको कम से कम किया जाए। और जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा बच्चे की ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए, ताकि बच्चे को ऑप्टिमल करियर चॉइसेस प्रोवाइड की जा सके। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होगा, ये स्कूल की भी ओवरऑल डेटा को भी एनालाइज करके उसके ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइज करने में और प्लानिंग में काफी हेल्प करेगा आगे चलकर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आने वाले समय में 6th क्लास में हमने जो कोडिंग का यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करने की इस पॉलिसी में बात की गई है, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में डेटा बेस्ड, सब कुछ डेटा बेस्ड होने वाला है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार हर लेवल पर बच्चों को 21st सेंचुरी के हिसाब से जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उनका वो यूज भी कर रही है, और वो बच्चों को सिखाएगी भी इस पॉलिसी के माध्यम से। तीसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, और काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी है, वो ये कि दोस्तों, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको लेकर कई तरह की कंफ्यूजन है। इसके अंदर पॉलिसी में कहा गया है कि पांचवी क्लास तक कोशिश की जाए, पांचवी क्लास तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो रीजनल लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज रहेगा। और अगर आठवीं क्लास या उससे ऊपर भी रीजनल या लोकल लैंग्वेज का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहे तो अच्छी बात है, यानी वो प्रेफरेबल है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है।
तो इसके में कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5वीं क्लास के ऊपर आप क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखते हैं, लेकिन 5वीं क्लास तक पॉलिसी में कहा गया है कि इसके अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो लोकल या फिर रीजनल होना चाहिए। इसको लेकर कई सवाल हैं लोगों की, कई समस्या, कई विवाद हैं, वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन इसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट इस पॉलिसी में वो ये है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की इसमें बात की गई है, जिसके अंदर स्टेट फ्री होगा कि वो कौन सी 3 लैंग्वेजेस चूज़ करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 2 जो लैंग्वेजेस होंगी वो नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए, मतलब वो इंडिया की ही 2 भाषाएँ इंडिया की ही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मल्टीलिंगुअलिज्म को और मल्टीकल्चरलिज्म को ये पॉलिसी जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, और इंडिया के ओवरऑल कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए ये एक अच्छी पहल है। इसके अंदर क्लासिकल लैंग्वेजेस को भी काफी बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे स्कूल के अंदर इनको अवेलेबल करवाने की बात कही जा रही है। क्लासिकल लैंग्वेज दोस्तों 6 क्लासिकल लैंग्वेज हम जानते हैं, जिसके अंदर तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली, उड़िया और संस्कृत आती हैं। तो लेटेस्ट जो एडिशन है क्लासिकल लैंग्वेज में वो है उड़िया। ये भी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्लस हमारे मल्टीकल्चरलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म को भी प्रिजर्व करने की पॉलिसी के माध्यम से एक अच्छी पहल की जा रही है। इसके अंदर कुछ डाउट्स और जो कंट्रोवर्सीज हैं वो ये कि कुछ बात हो रही है कि अब लोगों में डर है, कंफ्यूजन है कि क्या उनके बच्चों को अब प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा तक क्या इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, क्या सिर्फ लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज में ही उनको पढ़ाया जाएगा, और अगर किसी क्लास में 10 बच्चे अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक लोकल लैंग्वेज है वो सबको समझ आएगी। तो इसके लिए जवाब देते हुए कस्तूरी रंगन जी ने भी कहा है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि इम्पोज की जाएगी, कंट्री फ्री है सब्जेक्ट्स, तो ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जो एजुकेशन सिस्टम है, तो इसके अंदर स्टेट बिल्कुल फ्री है कि वो अपने कैसे चूज करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि बच्चे को अपनी लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज में ही ज्यादा समझ आता है। तो ये बच्चे के ओवरऑल इंटेलेक्ट जो डेवलप होता है फाउंडेशनल स्टेज के लिए, तो ये बहुत ही क्रूशियल है कि बच्चे को उसकी भाषा में ही समझाया जाए जिसमें वो समझ पाता है। आपने भी देखा होगा कि कई बार जब आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं और अगर वो कहानी हिंदी में किसी से डिस्कस करें तो वो आपको तब ज्यादा समझ आती है। या फिर इंग्लिश का सब्जेक्ट साइंस है, मैथ्स है, वो वैसे तो इंग्लिश में होगी, लेकिन जब टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करता है यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हिंदी होता है, तब आपको वहां पे क्लैरिटी ज्यादा होती है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि 5वीं 6वीं क्लास में या उसके बाद या उससे पहले आप इंग्लिश बिल्कुल ही ना पढ़ाएं, वो आप रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस ही पढ़ाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि सरकार जो बात कर रही है वो 6th क्लास से ही कोडिंग, साइंस, इन सबको बढ़ावा देने की काफी बात कर रही है। मैथमेटिक्स पे आपने देखा कि नेशनल मिशन चलाया जा रहा है इसके लिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार इंग्लिश को यहाँ पर दरकिनार कर दे, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स तो इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे अगर आप कोडिंग करेंगे। लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो लोकल और रीजनल हो, ऐसा तो देखा गया है कि ये काफी साइंटिफिक प्रूवन है कि इससे डेवलप होता है ओवरऑल इंटेलेक्ट और समझ भी ज्यादा आता है। तो ये मुद्दा देखा जाएगा इसमें आगे चलकर क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन फिलहाल तो पॉलिसी है ये, इसमें ये ज्यादा इसके जो प्रोविजंस हैं लैंग्वेज को लेकर भी वो भी इतने बाइंडिंग नहीं है। अब दोस्तों जैसा कि हम देख चुके हैं सरकार ने 5+3+3 4 सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। पूरा स्कूलिंग सिस्टम उसमें कवर होता है, प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी। इसके अंदर हमने एग्जामिनेशन, टेक्स्ट बुक और मार्कशीट की बात करी कि वो कैसे होगा पूरा सिस्टम। अब बात कर लेते हैं टाइमलाइन की कि ये इम्प्लीमेंट कब कैसे होंगे, कौन सी चीज कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, यानी प्री प्राइमरी टू हम अगर बात करें पहली दूसरी, इसमें बात करें शुरू के जो 5 साल हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार जो पहल शुरू कर देगी वो 2021 से ही सरकार इसको शुरू कर देगी इम्प्लीमेंट करना। जिसके अंदर पहली एक ईयर प्री प्राइमरी का होगा और 3 मंथ प्रिपरेटरी मॉड्यूल के होंगे, यानी कि जब बच्चा 1 साल प्री प्राइमरी करे और फिर 3 महीने का गैप होगा जहां पर उसको तैयार किया जाएगा स्कूल के लिए, प्रिपरेटरी मॉड्यूल फॉर क्लास 1 स्टूडेंट्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका जो फेज है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, पहला फेज तो ये था। इसके बाद जो दूसरा फेज इसका रोल आउट किया जाएगा वो 2023 में किया जाएगा। 2023 से इसका सेकंड फेज शुरू होगा, जिसके अंदर जो एक्सपेंशन किया जाएगा, जो 1 ईयर प्री प्राइमरी है उसको एक्सपेंड करके ज्यादा किया जाएगा। और इसमें प्री प्राइमरी जो कॉम्प्लेक्सेस है वो स्कूल में बनाएंगे, जिसको हम बाल वाटिका के नाम से हम पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड्स में। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे स्कूल में, जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन को स्कूल लेवल पर इंट्रोड्यूस करके पूरे सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाएगा, इसके अंदर फाउंडेशनल स्टेज में, जो कि 5 साल की होगी। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर।
अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू करिकुलम एंड असेसमेंट, यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की चीजें कब तक इम्प्लीमेंट की जाएंगी, क्या से उनको फेज मैनर में किया जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं 2021 में 9th क्लास की चीजें इंप्लीमेंट कर दी जाएगी, 2022 में 10वीं क्लास की, और 23 में 11th और फिर 12th में, यानी कि 2025 तक आते आते पूरा 9th to 12th का जो नया करिकुलम और असेसमेंट जो सिस्टम है वो पूरा लागू हो जाएगा, 2024 तक वो पूरा लागू कर दिया जाएगा। यानी कि 2026 से और 25 के बाद जो बच्चे 25-26 सेशन में जो बच्चे आएंगे वो 2000 वो 9वीं 10वीं 11वीं चारों ही सिस्टम को बिल्कुल पूरे नए फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यानी 2022 से 10वीं का नया सिस्टम चालू हो जाएगा और 2024 से 25 से 12th क्लास का नया सिस्टम चालू हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम पॉलिसी की सारी महत्वपूर्ण बातें जान चुके हैं कि 5+3+3/4 सिस्टम क्या है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी, टेक्स्ट बुक, करिकुलम, उनका असेसमेंट और रिपोर्ट कार्ड हम पूरी देख चुके हैं। तो इसके आउटकम्स क्या होंगे स्कूल लेवल पर, जो आउटकम्स सरकार यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है, पॉलिसी जो कि आउटकम एक्सपेक्ट कर रही है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, यानी सबको बराबर एजुकेशन मिलेगी, और इक्विटी एंड इंक्लूजन, सबको समान तरीके से इसके अंदर सहभागी बनाया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को यहाँ पर वापस लेके आया जाएगा सिस्टम में। कैसे? एनआईओएस का हमने देखा कि ओपन स्कूलिंग यहाँ पे चालू की जाएगी 3, 5 और कक्षा 8 के बच्चों के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ये अनुरूप है, यानी इट इज इन कंकरेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, उनके अंदर से एक ये भी है। 2030 तक ये गोल्स फुलफिल करने हैं। तो इस पॉलिसी का टारगेट भी ये है कि फुल पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट होगी वो 2030 तक हो जाएगी, और 2030 में इस पॉलिसी का एक रिव्यू भी लिया जाएगा। यानी कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट कंप्लीट होगा तो हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू भी करेंगे कि इसके क्या आउटकम रहे नए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पर्सपेक्टिव में। इसके अंदर क्वालिटी इंप्रूव करने की जो बात कही गई है उसके तहत सरकार ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर जोर दिया है। इसके अंदर हम देख चुके हैं कि कक्षा 3 तक के बच्चों को हम ये उम्मीद करते हैं कि उनको जब वो तीसरी क्लास में आए तो उनको पढ़ना और नंबर समझ आने लग जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं कि 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है उस पर जोर दिया जाएगा, यानी कि जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, स्किल हैं, जैसे डिजिटल चीजों को लेकर बात की जाए, कोडिंग की अगर बात की जाए, और आर्ट एंड लिटरेचर से लेकर भी जितनी भी नई चीजें हैं 21st सेंचुरी के हिसाब से वो बच्चे को आनी चाहिए। और इसका ध्यान रखा जाएगा, जो परख हमारा सेंटर है इसका ध्यान परख रखेगा कि बच्चों को नई से नई स्किल्स जो है वो अपडेटेड स्किल्स बच्चों को मिले करिकुलम के माध्यम से और कोर्सेज के माध्यम से। रिसोर्स शेयरिंग की जाएगी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्कूल्स जो होंगे आफ्टर जब स्कूल टाइम होगा, जब छुट्टी हो जाएगी तो उसके बाद स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को एक कम्युनिटी सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज की जाएंगी। अडल्ट एजुकेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये होगा रिसोर्स शेयरिंग, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इफेक्टिव गवर्नेंस यहाँ पे देखी जाएगी, जैसा हमने देखा कि असेसमेंट कॉन्टिन्यूस होगा, उनका इवेल्युएशन कॉन्टिन्यूस होगा, और पॉलिसीज भी कॉन्टिन्यूस वे में बनाई जाएंगी, और तालमेल बिठाया जाएगा अलग अलग बोर्ड्स में, सेंटर और स्टेट में। ठीक है। ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर, जैसा हमने देखा कि 3 लैंग्वेज की इसमें बात कही गई है कि स्टेट अपने अपने हिसाब से वो 3 लैंग्वेज कौन सी होंगी वो चूज कर सकता है। प्लस जो इंस्ट्रक्शन का माध्यम है, किस माध्यम से, किस लैंग्वेज में जो टीचर है इंस्ट्रक्शन देता है, उसका भी बैरियर यहाँ पे तोड़ने की कोशिश गई है। यहाँ पर बात की गई है लोकल या फिर रीजनल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देने की, ताकि बच्चों को ज्यादा समझ आए और वो पढ़ाई को एंजॉय करें। और कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे। कॉमन स्टैंडर्ड्स कैसे? जैसे हमने देखा परख है वो क्या करेगी, कॉमन स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइन और नॉर्म्स बनाएगी अलग अलग स्कूल और बोर्ड्स के लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इस पॉलिसी में स्कूल को लेकर थी, कि स्कूल सिस्टम में क्या बदलाव होंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हायर एजुकेशन में क्या क्या बड़े बदलाव होंगे इस एजुकेशनल पॉलिसी में, क्योंकि ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, इसको डिस्कस करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, और बहुत आराम से डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है। जल्दबाजी कोई नहीं है, आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहां से जाकर उस कॉपी को देख सकते हैं और अपने हिसाब से
इसको और पढ़ के और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।